Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis of 16th March 2021. Let's start the session. Our first news is ओवर 60% ओबीसी एससी पोस्ट वैकेंट इन आईआईएम्स। तो ये बहुत बार देखा गया है कि ओबीसी एससी और एसटी की पोस्ट जो है वो हमेशा मैक्सिमम टाइम खाली रहती हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है, जबकि सब कुछ सुविधा दे रही है सरकार, लेकिन फिर भी ये पोस्ट खाली रह जाती हैं। तो यहाँ बस यही बात हो रही है कि आईआईएम में करीबन 60% ओबीसी और एससी की पोस्ट खाली हैं, 93% एसटी की पोस्ट खाली हैं। तो ये बस आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये आप डेटा कहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस डेटा का यूज़ आप किसी भी अपने एस्से में कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको बता दिया। कहीं लिखना हो कि कैसे सबको फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, सोशल एस्पेक्ट में कोई ऐसे लिखना है, तो आप लिख सकते हैं कि जो भी हमारे बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या कोई भी फील्ड ले लीजिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंट पोस्ट हैं। अब वहाँ तक अगर लोग ही नहीं पहुँच पा रहे हैं तो फिर भला कैसे होगा। उनके लिए सीट अवेलेबल हैं लेकिन वहाँ वो है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं हो रहे हैं। जैसे इसमें आईआईएम का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि वहाँ 24 पोस्ट जो है वो एसटी कैंडिडेट के लिए, मतलब 24 एसटी टीचर की ज़रूरत है, लेकिन एसटी में बस 5 वहाँ हैं अवेलेबल, तो बाकी के अवेलेबल ही नहीं है। तो अब क्या है, अब ये लोग भर नहीं रहे, क्या हो रहा है पता नहीं। आप इस डेटा का कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। बिल टू डिफाइन दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर पावर मूव्ड इन लोकसभा। तो अभी आपको पता है कि हमेशा दिल्ली में क्या प्रॉब्लम रहती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और वहाँ के चीफ मिनिस्टर के बीच में टसल रहती है। ये टसल रहती है क्योंकि दोनों की पावर क्लियरली कहीं डिफाइंड नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर कहीं क्लियरली डिफाइंड नहीं है। तो इसीलिए एक नया लॉ बनाया जा रहा है ताकि वहाँ पर क्लियरली मैंशन हो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये पावर है, अभी सीएम के पास ये पावर है। अभी दोनों में टसल रहती है, क्योंकि अगर जैसे किसी भी मुद्दे पे इन्होंने डिसीजन लेना है तो उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर कहता है कि मेरी बात मानिए, मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सुनूंगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सुनते हैं। लेकिन अगर इनके जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कैसे डिसीजन लेगा, जो लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो लेगा एड एंड एडवाइस लेगा सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, लेकिन उसे लगता है कि अगर इन दोनों के बीच में टसल होती है तो वो उस मुद्दे को सीधे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेफर कर सकता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करता है, जैसे भी कोई भी इन्हें अच्छा नहीं लगता कि सीएम की बात अगर इन्हें नहीं माननी होती है तो ये क्या करते हैं, उस मुद्दे को सीधे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेफर कर देते हैं। तो इसके बीच लिए इसलिए इसमें टसल रहती है। दिल्ली हमारा बना कैसे था, तो याद रखेंगे 60 जो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1991 में आया था ये। इस एक्ट के थ्रू हमारा दिल्ली बनाता है, एक यूटी याद रखेंगे, दिल्ली बनाता। और किस आर्टिकल में आता है, पावर जो आती है वो 239 AA के अंदर आती है, याद रखेंगे 239 AA के अंदर आती है ये सब लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर। और दिल्ली जो गवर्नमेंट है वो तीन जो स्टेट का पार्ट है, स्टेट लिस्ट का पार्ट है, उन पर लॉ नहीं बना सकती है, भले वो सीएम है वहाँ का। तो वो कौन सी तीन चीज़ें, एक तो लैंड है, एक लॉ एंड ऑर्डर है, और एक पुलिस है। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिन पे जो वहाँ की जो सीएम है या दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो इन पे लॉ नहीं बना सकती, जबकि स्टेट गवर्नमेंट का पास है। इन तीनों पे जो लॉ बनाने की पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये छोटा सा चीज़ें थी। अब इसमें और जब आगे बढ़ेगा, क्या डिसीजन आता है या एक्ट बन जाएगा, तो जब आएगा तब मैं और बताऊंगा। जो इससे पूछा जा सकता था मैंने सब बता दिया। आगे चलते हैं। एनडीए गिव लिबर्टी टू मुस्लिम वुमेन, नड्डा साहब। तो ये अध्यक्ष साहब हैं बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। तो इन्होंने बोला कि हमने वुमेन्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है, स्पेशली जो मुस्लिम वुमेन है उनको फ़ायदा दिया है बाय ट्रिपल तलाक हटा के। तो हमें बस याद रखना है ट्रिपल तलाक का केस कौन सा था, तो साहबानो केस है रिलेटेड टू ट्रिपल तलाक। बस इसमें और कुछ याद नहीं करना है। और 370 इन्होंने हटा दिया, यही सब बस हो रहा है कि हमने क्या क्या काम करा, अपने किसी काम का नहीं है, अपने काम का है ट्रिपल तलाक। आपको पता है ट्रिपल तलाक जो है मुस्लिम कंट्री में पहले से ही बैन है। मान के चलिए जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इन कंट्री में तो इन्होंने पहले से ही बैन था। पता नहीं इंडिया में क्यों ये चालू कर रखा था, तो अब तो चलिए बैन हो चुका है। केस का नाम याद रखेंगे शाहबानो केस। आगे चलते हैं। पोल पोजीशन, ये पहले भी कल परसों न्यूज आई थी। अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला है, क्या बोला था कि जितने भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वो ब्यूरोक्रेसी से नहीं होने चाहिए। अभी क्या होता है कि बहुत सारी गवर्नमेंट क्या करती है कि उनका मान के चलिए वहाँ का एडीएम है, तो एडीएम को क्या करेंगे कि वो एडिशनल चार्ज दे देंगे कि आप यहाँ के इलेक्शन कमिश्नर बन जाइए स्टेट के। तो एडिशनल चार्ज नहीं होना चाहिए। एडिशनल चार्ज से क्या होता है कि अफेक्ट पड़ सकता है, जो फेयर और ट्रांसपेरेंसी की बात होती है वो खत्म हो जाती है। एसईसी का रोल कहाँ आता है, याद रखिएगा पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के जब इलेक्शन होते हैं तभी एसईसी का रोल आता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का। वरना अगर लोकसभा के इलेक्शन है या स्टेट के इलेक्शन है या राज्यसभा के इलेक्शन है, उन सब में जो रोल आता है वो सीईसी का आता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। लेकिन पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के तो उसमें एसईसी का। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ये कमिश्नर्स को ये बोला, गवर्नमेंट को ये बोला है कि जो भी मेंबर आप बनाएंगे एसईसी वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो किसी भी ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर वो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड होगा तो जो ढांचा बना हुआ है, जो हमारा एक फ्रेमवर्क है
जिसके तहत हम ये दावा करते हैं कि हमारा फेयर और ट्रांसपेरेंसी आएगी किसी भी हमारे जो इलेक्शन होंगे उसमें, तो वो फुलफिल नहीं होता है, तो इसलिए ऐसी बात कही गई। ये पहले भी आ चुकी है न्यूज़, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है जो मैंने आपको हिंदी में समझा दी, आप इतना डिटेल में मत पढ़िएगा। आगे चलते हैं। बी फेंस टू वार्ड ऑफ एलिफेंट अटैक। तो ये बस मैंने आपको इसलिए बता दिया, इसमें एक स्कीम का नाम है। इसमें ये बोला गया है कि केरला में क्या होता है कि बहुत सारा जो हाथी हैं वो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मतलब वो एकदम गांव में घुस आते हैं खेतों से। तो अभी ये केवीआईसी जो खादी विलेज इंडस्ट्री है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इसको बोलते हैं केवीआईसी, याद रखिए, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। इसने क्या करा है कि मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उनके डिब्बे पूरी बाउंड्री बना दिए, ताकि मतलब हाथी जो है वो आने से डरे, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो ये बस करने के लिए इसका बस प्रोजेक्ट का नाम याद रखेंगे, प्रोजेक्ट रीहैब। तो प्रोजेक्ट रीहैब की फुल फॉर्म क्या है? रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज। तो याद रखेंगे रिहैब की फुल फॉर्म रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज। ये किसका प्रोग्राम है? तो केवीआईसी का प्रोग्राम है। बस ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, बस आपको रीहैब पता होना चाहिए किसका प्रोजेक्ट है और किस चीज के लिए, और आपसे मधुमक्खी वधुमक्खी कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। नो प्रपोजल टू ब्रिंग पेट्रोल डीजल अंडर जीएसटी, निर्मला सीतारमन। तो अनुराग ठाकुर और निर्मला सीतारमन दोनों ने यही चीज बोला। अभी रिसेंटली अनुराग ठाकुर जो है वो आर्मी में भर्ती हो गए, टेरिटोरियल आर्मी में इनको ले लिया गया है, कल परसों की बात है। अब क्या बोलें, कुछ भी हो सकता है। अब मतलब दोनों तरफ से अब मिलेगा इन्हें, जो एमपी एमएलए हैं उनका भी पैसा मिलेगा और आर्मी का भी शायद पैसा मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं, हम अपना काम का देखते हैं। नो प्रपोजल टू ब्रिंग पेट्रोल जीएसटी। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि जीएसटी किस किस पे नहीं लगता है। जब न्यूज़ पे आऊंगा तो याद रखिएगा, पेट्रोल पे, क्रूड ऑयल पे, हाई स्पीड जो डीजल होता है, या मोटर स्प्रिट जिसे पेट्रोल ही बोलते हैं, नेचुरल गैस, या एटीएफ, इसे एटीएफ बोलते हैं, एविएशन ट्रांसपोर्ट फ्यूल। एटीएफ क्या होता है? जो एयरप्लेन्स में जो फ्यूल यूज होता है उसे बोलते हैं एटीएफ। और किस किस पे? इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं लगता है जीएसटी, और जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, उन पे नहीं लगता है, और जो ड्रिंकिंग एल्कोहल है, जो पीने के लिए इस्तेमाल की जाती है एल्कोहल, उस पर जीएसटी नहीं लगता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर जीएसटी अप्लाई नहीं होता। ऑलरेडी 2017 या 18 के सिविल सर्विस में पूछा जा चुका है, उसमें बहुत सारे आइटम दे रखे थे, करीबन 7-8 आइटम थे, उसमें ये पूछा गया था कि कौन कौन सा जीएसटी के एम्बिट में नहीं आता है। तो ये छोटी सी चीज़ थी, तब बहुत इंपॉर्टेंट ही थी, क्योंकि जब जीएसटी आया था, अब पता नहीं इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो अभी ये जो इतने आइटम है ये जीएसटी इन पर नहीं लगता है। तो अभी ये दावा कर रही थी बहुत सारी अपोजिशन कि आप पेट्रोल डीजल पे भी जीएसटी लगाने वाले हो। तो ये ऐसा बोली है निर्मला सीतारामन कि कोई भी स्टेट हमारे पास प्रपोजल लेके नहीं आई है कि हम पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी लगाएं, लेकिन अगर कोई स्टेट चाहती है कि वो पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी लगाना चाहे तो हमारे पास प्रपोजल लेके आए, हम उसका बिल्कुल समर्थन करेंगे। उन्होंने बोल दिया है सेंटर हैज नो ऑब्जेक्शन इन डिस्कसिंग। तो सेंटर पूरा समर्थन करने के लिए तैयार है। अपने काम का था बस यही कि किस किस पे जीएसटी नहीं लगता, और अपने काम का कुछ भी नहीं है। क्या क्या अभी नहीं आता वो मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा, कुछ कुछ मोटे मोटे आइटम्स है। आगे चलते हैं। कॉल फॉर फ्रेश पोल इफ नोटा टॉप काउंट्स। तो नोटा क्या है? नन ऑफ द अबव। जब भी आपने अगर वोटिंग करी होगी तो आपने देखा होगा इधर बहुत सारे लोगों के नाम होता है, और सबसे लास्ट में एक बटन होता है नोटा का, कि हमें ऊपर का कोई इंसान पसंद नहीं है। तो लेकिन हमारा इंडिया का सिस्टम ऐसा है कि भली नोटा का जो शेयर है, अगर जैसे बहुत सारे लोगों ने नोटा पे वोट डाल दिए, मान के चलिए जो ऊपर के लोग हैं इन पे केवल 30% वोट आए, और नोटा के पास जो आ गए मान के चलिए 70% वोट आ गए, तो भी सरकार जो है वो 30% लोग बना लेंगे, भली नोटा पे कितना ही प्रतिशत वोट हो, लेकिन नोटा काउंट नहीं होता। मतलब आपने नोटा पे वोट करा है तो बस आप एक डिसेंट शो कर सकते हो, उसका कोई यूज नहीं है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी इलेक्शन कमिश्नर से पूछा है कि अगर नोटा पे ज्यादा वोट डल जाते हैं तो आप इसका कुछ करते क्यों नहीं है? अगर नोटा पे ज्यादा वोट डलते हैं तो आप या तो री इलेक्शन कराइए या कुछ भी कराइए। तो इस पर जवाब मांगा है, तो देखते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो ऑफ इंडिया है उसने ये बोला है कि ऐसा हम करेंगे तो जितनी सीट है, मान के चलिए उसमें लोकसभा या राज्यसभा में ऐसा होगा तो आधी सीट तो खाली रह जाएंगी। तो ऐसा बोला गया। चीफ जस्टिस बोबड़े साहब कहे हैं, इफ वोटर कीप रिजेक्टिंग कैंडिडेट्स पार्लियामेंट असेंबली सीट वुड कंटिन्यू टू रिमेन वैकेंट अफेक्टिंग लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग। तो ऐसा चीजें बोले कि अगर ऐसा होगा, अगर हम नोटा को इतनी प्रेफरेंस दे देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो कोई बात नहीं। और राइट टू रिजेक्ट का हमें अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। राइट टू रिजेक्ट मतलब हमने नोटा को डाला और नोटा को बहुत सारे लोगों ने डाल दिया, तो मतलब हमने उस आदमी को रिजेक्ट कर दिया, वहां किसी की सरकार नहीं बनेगी। तो ऐसा नहीं है इंडिया में। भले उसको 1% भी वोट मिल गया और यहाँ मान के चलिए 99% वोट डल गया, तो भी 1% वाला जो है वो सरकार बना लेगा, फर्क नहीं पड़ता नोटा का भी कुछ भी। तो हमारे पास राइट टू रिजेक्ट का अधिकार नहीं है। तो इसका एक अच्छा पॉजिटिव रिव्यू ये देखा गया
गया कि अगर आप अच्छे कैंडिडेट्स लाओगे तभी जो पब्लिक है वो नोटा को नहीं डालेगी। इससे उनके दिल में डर बनेगा कि हमने अगर क्रिमिनल वाला आदमी को खड़ा कर दिया है तो पब्लिक जो है इस क्रिमिनल आदमी को वोट नहीं डालेगी, नोटा पे वोट डालेगी, जिसकी वजह से वो जो क्रिमिनल वाला आदमी है वो कभी जीत ही नहीं पाएगा। तो ऐसा इसका पॉजिटिव व्यू भी हो सकता है। तो ये छोटी सी न्यूज थी, मैंने आपको बता दी। आपकी राय क्या है? आज इस पर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा ऐसे बन सकता है, कॉल फॉर फ्रेश पोल इफ नोटा टॉप काउंट्स। ये आप टॉपिक समझ लीजिए, अच्छा टॉपिक है। तो इस पे आपको कुछ नहीं, भले आप आर्ग्यूमेंट्स भी लिख सकते हैं इस पे, ऐसे से अच्छा आर्ग्यूमेंट्स अच्छा रहेगा। तो आज आर्ग्यूमेंट्स लिखिएगा, कुछ फेवर में कुछ अपोजिशन में। किसका फायदा क्या है कि हम नोटा को लाते हैं, तो नोटा को लाते हैं तो फेवर में क्या हो सकता है, नोटा को नहीं ला सकते तो अपोजिशन में क्या हो सकता है। तो आज इस पे आर्ग्यूमेंट लिखिएगा, और जो भी बच्चे चाहें तो मुझे भेज सकते हैं। यहाँ मैं बता देता हूँ मेरी इंस्टाग्राम आईडी शिवम_त्यागी_ST। तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो मेरे को भेज सकते हैं आर्गुमेंट लिख के, मैं चेक कर दूंगा। आगे चलते हैं। इंडिया आर्म्स इंपोर्ट डाउन बाय 33%। जो इंडिया जो है बाहर देशों से आर्म्स लेता था वो करीबन इतना परसेंट रिड्यूस हो गया। तो आप इस डेटा को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। और जो हम सबसे ज्यादा हम किससे आर्म्स खरीदे हैं तो याद रखिएगा, इसमें बोला गया रशिया से लिए, सेकंड नंबर पे हम यूएसए से लिए। बस इसमें ये हमने आर्म्स रिड्यूस कर दिए हैं, और इसमें जानने वाली कुछ बात नहीं है। याद रखिएगा डिफेंस सेक्टर में हमने एफडीआई अलाउ कर दिया है 74%। यहाँ कहीं नहीं लिख रहा है, पर याद रखिएगा 100% नहीं है, 74% हमने अलाउ करा है इन डिफेंस सेक्टर। और कुछ काम की न्यूज नहीं है। आगे चलते हैं। SC बेट्स फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अपना जो बस याद रखना है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कैसी है, उसका IUCN स्टेटस क्या है। तो याद रखिएगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और किसी काम का नहीं है। ये बोला गया जो ऊपर तार रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, तो इनके रास्ते में ना लाओ, क्योंकि ये मर जाती हैं, तो इनको अंडरग्राउंड कर दिया जाए। तो बस यही बात चल रही है और किसी काम की नहीं है। पावर लाइन से जो कट जाते हैं उनको कॉलिजन को रोकने के लिए बात हो रही है, अपने काम का नहीं है। अपने काम का जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल है। आज का सवाल ये है कि ये कहाँ पाई जाती है, किस रीजन में पाई जाती है, सब बच्चे बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। तो आज की न्यूज़ सारी कवर हो गई। तो आज आर्ग्यूमेंट आप चाहें तो मेरे को भेज सकते हैं। मैंने एक सवाल पूछा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस रीजन में पाई जाती है, तो आज सब बच्चे बताएंगे। और कल का सवाल था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऐसी कौन सी रिवर है जो कट करती है 2 बार, तो माही रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। और ये मेरे को फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, स्टडी फंडा को फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, सो यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट। और सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो हमारा कोर्स खरीदना चाहे वो ऐप के थ्रू कोर्स बाय कर सकते हैं। और कीप फॉलोइंग अस, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।